दी, आप बहुत अच्छी हो। ऐसा लगता है कि आप टॉर्च दिखाकर सुकून की राह दिखा रही हो। मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं, बट जब से लिव लाइफ ईज़ी देखना शुरू किया, आपके सहारे मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। आपके विचारों, हार्ड वर्क, क्वालिटी और लाइफ को देखकर लगता है आप एक दिन यूट्यूब से आगे बढ़कर बड़ी स्क्रीन पर दिखोगी। आप भी महिलाओं के जीवन को एक नई ऊर्जा से भर रही हैं, उन्हें सशक्त बना रही हो। थैंक्स अ लॉट। और आज एक लिव लाइफ ईज़ी पे आया था, उन्होंने ओडिशा का गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और उसका श्रेय वो मुझे दे रही थी। मैं ग्रेटफुल हूँ उनकी कि उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज सुन के कि आप लोग अपने मेंटल पीस को पाते हुए, या जो चीज़ें आप बहुत सालों से करने की सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, वो अब मेरी बातों या वीडियोस के ज़रिए आपको मोटिवेशन मिल रहा है और आप कर पा रहे हो, सॉर्टेड हो रहे हो। बस यही मेरा उद्देश्य है कि आप हर फील्ड में सॉर्टेड हो जाओ, उलझे ना रहो किसी ऊल जलूल सी बात में और अपने आप को ना खो बैठो उस चक्कर में। तो सब निकल जाए झंझटों से दूर, अपनी पूरी मेहनत करते हुए, अपना 100% देते हुए जी भर के जिएं, ऐसे कि हम भी खुश रहें और हमारे आसपास रहने वाला हर कोई भी खुश रहे। तो चलो, आज एपिसोड 66 के अभी तक 148, 66 है या 67 है, 148 कमेंट आ चुके हैं। और अब मैं रात को बैठी हूँ करने के लिए शूट, तो देखते हैं कितने कमेंट्स मैं जवाब कर पाती हूँ रीड करके और कितनों के मुझे लिख के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन कोशिश अब भी यही रहेगी कि मैं सबके जवाब दे दूँ। जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब की तब देखी जाएगी। फ़िलहाल आगे के क्वेश्चन पढ़ने के लिए आओ बहन बातें करें। नेक्स्ट आया, हेलो दी, आपकी स्किन ग्लो करती है और इम्प्रूव होती जा रही है। लास्ट कई सालों से मैं आपको फॉलो करती हूँ। आपने क्योर स्किन के बारे में बताया था, वो ऐप कैसी है, क्या सच में वो असरदार है और कैसे यूज़ करूँ उसे? काइंडली टेल, आई वॉन्ट टू ट्राई। देखो, ये रिवर्स एज का अपना सीक्रेट बताओ और आपके बाल क्यों काले हैं, आपकी स्किन क्यों अच्छी है। जैसे कि मेरी एज 44 इस टाइम पे है, तो उस हिसाब से बहुत बार आते हैं कमेंट। तो पहले ऐसी नहीं थी स्किन, है ना, जो 3 साल, और यहाँ से मुझे याद आया कई साल से, आज लिव लाइफ ईजी वाले चैनल को पूरे 3 साल हो गए हैं। आज के दिन मेरी पहली वीडियो गई थी, आज से 3 साल पहले। तो आप वो वीडियो अगर उठा के देखो ना, तो स्किन मेरी पहले इतनी ग्लोई नहीं थी, डल थी। और ऐसा नहीं है कि मैं बेसन वगैरह या घर की चीज़ें तब करती नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें एक लिमिट में काम करती हैं। कई बार आपकी स्किन के लिए कुछ स्पेशल आपको चाहिए होता है कि कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लो, या कुछ स्पेशल डिज़ाइंड आपके लिए कुछ हो, तो वो कुछ देती है असर। अगर आपका नॉर्मल चीज़ों से असर नहीं हो रहा, तो मैं अभी भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो, जैसे क्योर स्किन ऐप है क्या, एक डर्माटोलॉजिस्ट बेस्ड ऐप है। आपकी स्किन का पूरा एनालिसिस करती है ये ऐप। देन आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको स्किन केयर प्रोडक्ट बना के किट वाइज ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। काम कैसे करती है, आप क्योर स्किन ऐप को इंस्टॉल करोगे, वहाँ पर आपसे स्टार्टिंग में जब आप लॉगिन करोगे तो आपसे कुछ सिंपल से लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी एज, आपकी कोई एलर्जी तो नहीं है, आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं, आपको किसी चीज़ के लिए कोई वो तो नहीं है कि दवाइयाँ चल रही हैं पहले से, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। उसके बाद आपकी स्किन प्रॉब्लम में आपका क्या कंसर्न है, आपको क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है, वो उससे पूछेंगे। देन सारे क्वेश्चन पूछने के बाद फिर आपका वो फेस का, आपके ही फ़ोन से आपके घर के कंफर्ट में आपका फेस का पूरा ऐसे स्कैनिंग होगी। तो उसके बाद जो आपको पता है ना स्किन प्रॉब्लम, उसके अलावा भी काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम होंगी जो आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन वो डिटेक्ट कर लेती है ऐप तुरंत। तो विद इन सेकेंड्स उसका रिजल्ट तैयार हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम हाथ में आ जाती है कि क्या प्रॉब्लम है आपकी स्किन में। देन फिर उसके हिसाब से क्योर स्किन में जो डर्मेटोलॉजिस्ट की पूरी टीम है, वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग क्या क्या सजेस्ट करेंगे, वो अपनी एक किट बना के देते हैं। किट भी महंगी नहीं है, 1500 रुपये की किट है, ठीक है। बाकी हर एक की जब स्पेशल डिज़ाइन प्रोडक्ट यूज़ वो कर रहे हैं तो ऊपर नीचे जो भी होगी, लेकिन आप 1500 की मान के चलो, ऑन एन एवरेज इतने की ही पड़ती है। उसके बाद आपने वो जो 2-3 दिन में वो किट आपको ऑर्डर कर दोगे तो वो मिल जाएगी। जितने अमाउंट में जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, आपको वो सारी डिटेल ऐप पर भी मिलेगी। आपका डॉक्टर से
1 to 1 बात होगी। आपको प्रोडक्ट यूज़ करने के बारे में जब जानकारी मिल जाए, उसके बाद भी आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपको डॉक्टर के फॉलोअप मिलते हैं फ्री। उसके बाद आपको कोई भी बीच में और प्रॉब्लम होती है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तब भी आप बीच में उनसे बात कर सकते हो फ्रीली, व्हाट्सएप पर, कॉल पर। मंथली चेकअप आपको मिलेंगे, साथ में आपको डाइट प्लान दिया जाएगा जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग उसको और ग्लो करने में, आपकी स्किन को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, आप यही सारी चीज़ें किसी स्किन वाले डॉक्टर के पास ऐसे 1 to 1 जाके सोचो करने की, तो कम से कम 1000 रुपये डॉक्टर की फ़ीस और 2,500 से 3,000 रुपये आपको प्रोडक्ट कम से कम मिलेंगे। ये सब चीज़ें मतलब ही नहीं 1500 में सिमटने की। अब स्किन पे कुछ भी लगाने की जब बात आती है ना, तो फिर दिमाग में आता है कि ये चीज़ सेफ़ है या नहीं है। तो देखो, डर्माटोलॉजिस्ट की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, तो ये क्योर स्किन ऐप के जो प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। इसके अलावा हाउ टू यूज एंड हाउ मस्ट टू यूज़, ये आपको वो बताएंगे भी, आपको ध्यान भी रखना है। साथ ही अगर आपको और पैसे कम करने हैं, तो जो भी इस वीडियो में दिए गए लिंक में, पिन कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, जो उस लिंक से करेगा ऑर्डर क्योर स्किन में जाके अपनी किट को, उसको 100 रुपीज़ और ऑफ मिल जाएंगे। तो मेरा कोड यहाँ पर आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, सुनीता 100, ये टाइप करना। जब कार्ट में ऐड करोगे प्रोडक्ट तो आपके 100 रुपये और कम हो जाएंगे। अगर आपकी 1500 की किट बैठी है तो 1400 की हो जाएगी। ठीक, तो ये हुआ सारा क्योर स्किन ऐप के बारे में। तो आई होप आप लोग इसको ट्राई करो और आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे जैसे कि मुझे मिले हैं। देन 1 स्टेप अवे हो आप गुड स्किन। दी पहली बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मेरे हबी बहुत अच्छे हैं सब चीज़ में, CISF में SI हैं, बस एक कमी है, बात कम करते हैं, कोई सोल्यूशन है क्या? ज़्यादा बात मैं करती हूँ। अच्छा है, अगर दोनों बात करोगे तो सुनेगा कौन? कॉम्बिनेशन ऐसा ही बढ़िया होता है कि एक बात खूब करने वाला हो और दूसरा अच्छा लिसनर हो, तभी रिलेशनशिप स्ट्रांग रहती है। तो ग्रेटफुल रहो कि ऐसे हैं। अगर दोनों ही चबड़ 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 बोलते रहेंगे तो सुनेगा कौन? ऑब्वियसली, है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे हैं वो बाकी सारी चीज़ों में। तो कम बात करते हैं, आपके लिए बेहतर है। ज़्यादा बोलना शुरू करेंगे तब आप इरिटेट हो जाओगे कि मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहे। नेक्स्ट है, हेलो सुनीता जी, मेरी बेटी अब 9th क्लास में जाएगी, हर काम में अच्छी है, बस पढ़ने में मन नहीं लगाती, टाइम पास कर देती है, प्लीज़ उसकी स्टडी को कैसे कराऊं? प्लीज़ हेल्प मी। पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा है लेकिन आपके सॉल्यूशन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उसका टाइम टेबल कैसे मैनेज करूं? बात नहीं सुनती है, प्लीज़ हेल्प। उसको आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि चाहे जब वो बाकी चीज़ों में अच्छी है, तो चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए करियर बनाने के लिए, उसके लिए उसको बेसिक पढ़ाई, एक फॉर्मल सी जितनी चाहिए होती है उतनी चाहिए होगी, बेसिक नॉलेज लगभग सभी सब्जेक्ट के थोड़ी थोड़ी उसको चाहिए होगी। बाकी ज़्यादा उस जिस फील्ड में भी वो जाएगी उसमें वो कर ले। तो उसको इस तरीके से करो कि ठीक है, तुझे टॉपर नहीं बनना, तुझे 99% नहीं लाने, 95 नहीं लाने, लेकिन एटलीस्ट 70 to 80% लायक एक रिस्पेक्टफुल मैनर में लाने के लिए भी बेसिक सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उस हिसाब से शेड्यूल बना ले कि दिन में 1 से 1.5 घंटा, एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, आधा आधा घंटे तीनों। स्कूल से अलग अगर इतना भी बच्चा कर लेता है ना, तो एक अच्छे 70-80% के बीच में उसके नंबर आ जाएंगे। तो उसको ऐसे करके छोटे सा एक टारगेट दो कि 1.5 घंटा पढ़ ले, आधा घंटा एक, आधा घंटा एक, आधा घंटा एक। और वो भी ना हो तो उसको भी तू डिवाइड कर ले कि आधा घंटा शाम को पढ़, आधा घंटा सुबह पढ़, आधा घंटा रात को पढ़। तो इस तरीके से उसको लगेगा कि अच्छा छोटे छोटे टास्क हैं, तो शायद वो कर लेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो दी, मैं वर्किंग हूँ, मेरी सास जब भी आती है तो बहुत नेगेटिविटी कर देती है मेरे लिए, मैं कुछ भी बोलती हूँ हर बात में बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, और फिर अपने सेंसलेस से तर्क देती है। मैं हस्बैंड से भी बात करूँ तो भी रिप्लाई सास ही करेंगी। हस्बैंड जानते हैं उनकी मम्मी मेरी बात काटने के लिए कुछ भी बोल रही है, फिर भी उनको कुछ नहीं बोलते, क्योंकि एक बार बोला उन्होंने तो सास ने हस्बैंड को बोला तू चुप रह, तुझे मैंने बनाया है, अब मुझे ही सिखा रहा है। आपके लिए सिंपल सी सलाह दूँ कि आप उनसे बात कम से कम करो, जितनी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है बस उतनी बात करो। क्योंकि जब एक आदमी तर्क से ऊपर उठ के सिर्फ बहस करने पे आ जाता है ना, आप उससे जीत नहीं सकते। फिर या तो बदतमीजी करो या फिर हार मानो। दोनों ही कंडीशन से बचने का शॉर्ट उपाय है कि उनसे बात सिर्फ सर्वाइवल मोड पे करो। बाकी अगर आपके करे हुए काम को वो उल्टा सीधा कह के और फिर अपनी तरफ से बात शुरू करती हैं, तो मुंह से मत बोलो, सिर्फ लुक दो उन्हें और कुछ मत बोलो। अपने आप धीरे धीरे देखना कम हो जाएगा, सिर्फ देखो उन्हें, बोलो कुछ मत, करके देखना, फिर मुझे बताना कि ये चीज़ आपकी कम हुई सासू माँ की या नहीं। क्योंकि कुछ भी बोलोगे नेगेटिव ही जाना है वहाँ पे, तो बोलना ही बेकार है। लेकिन लुक दे दो ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नेक्स्ट
दी, जो मैंने अपने सवाल किया था कि मेरे ससुर मेरे नंद को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, आपने बोला कि उनसे पूछ लो कि वो क्या चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, तो वो पूछने पर तो हमेशा यही बोलते हैं कि सब तुम्हारा ही है, पर हमें नहीं लगता, क्योंकि पहले उनके बैंक अकाउंट में मेरे हस्बैंड नॉमिनी थे, पर 1 साल पहले उन्होंने हमें बताए बिना अपनी बेटी को नॉमिनी बना दिया। इसके लिए मुझे लगता है कि शायद उन्होंने प्रॉपर्टी का भी वारिसनामा बना के बेटी के नाम कर दिया हो। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? उनसे कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि वो सबको बोलते हैं सब इनका ही है, पर उनकी सोच ये है कि जब तक मैं हूँ तब तक इनके साथ आराम से रहूँ, बाद में सब मेरी बेटी का हो जाएगा। प्लीज़ रिप्लाई। देखो, अगर आपको लग ही रहा है कि आपका कुछ नहीं है और वो नहीं देने वाले हैं आपको, तो मैं ये आपको सलाह दूंगी, जहाँ आपके ससुर दिमाग से खेल रहे हैं कि जब तक वो हैं आपके साथ आराम से रहें, बाद में बेटी को चला जाएगा, तो तब तक आप भी यही सोच के चलो कि जब तक हैं यहाँ पर रह रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। आप भी अपनी अर्निंग से अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी जोड़ना धीरे धीरे शुरू कर दो, ताकि अगर यहाँ से आपको बिल्कुल बाहर निकाल के खड़ा भी कर दें तो आपके पास जाने के लिए कुछ हो। ठीक है। बाकी साथ रहने में, अगर ससुर साथ रह रहे हैं, उनकी रोटी बनानी पड़ रही है या उनका कुछ काम भी करना पड़ रहा है, तो यही सेवज में थोड़ी कर रहे हैं हम कि उनकी प्रॉपर्टी के बदले में ही करेंगे। तो कर रहे हो, करते रहो वो। लेकिन अब आपको जब यहाँ से दिख गया कि यहाँ से कुछ नहीं मिलना, तो आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरीके से शुरू करो कि आप अपनी कुछ जोड़ लो, बिल्कुल खाली हाथ मत रहो। तो ससुर दे दें तो बढ़िया, और अगर नहीं भी देंगे तो आप संभल जाओगे, उस टाइम पे झटका नहीं लगेगा आपको। नेक्स्ट दी, एक सजेशन चाहिए था। मैं अपने एक बच्चे का इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवाई हूँ, और अब मेरा दूसरा बच्चा भी एडमिशन कराने के लायक हो गया। मेरा बजट नहीं है उसे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का, तो क्या मुझे दोनों बच्चों को हिंदी मीडियम में एडमिशन करवा देना चाहिए, फिर दूसरे बच्चे को भी इंग्लिश मीडियम में कुछ ना कुछ इनकम बढ़ाकर? देखो, अगर इनकम बढ़ाने का कुछ हो सकता है तो ज़रूर बढ़ाओ, क्योंकि इंग्लिश तो आजकल ज़रूरी है ही। अब तो सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश पे जोर दिया जा रहा है कि जितना हो सके करें। लेकिन अगर ये है कि किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगा, तो फिर एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में और एक हिंदी मीडियम में जाए, तो वो फिर बच्चों के बीच में दरार कहीं ना कहीं होती चली जाएगी। तो फिर तो आपको दोनों को ही निकाल के हिंदी मीडियम में डालना चाहिए। लेकिन अगर आप कर सकते हो, थोड़े हाथ पैर मार के दोनों बच्चों को एक ही जगह पढ़ाओ। मेरा सजेशन यही है, चाहे हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में। हेलो मैम, मेरी बात का आंसर ज़रूर करना प्लीज़। मेरे भाई ने नया घर लिया है, मम्मी भी भाई के पास रहती हैं। भाई ने नए घर का एड्रेस भी नहीं दिया है, ना इनवाइटेड किया। मम्मी बुलाती हैं, मैं क्या करूं? मैं ज़बरदस्तू जाऊं? ज़बरदस्ती लिखना चाह रहे होंगे। दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई थी, मैंने किसी की साइड नहीं ली, इसलिए भी भाई नाराज़ है। क्या करूँ? मम्मी को कुछ नहीं बताया। मम्मी को बता दो कि आपकी स्थिति क्या है, और जब जिसका घर है, जब उसने आपको बुलाया ही नहीं, तो आप कैसे चले जाओगे? ज़बरदस्ती तो कोई बात है नहीं। एक होता है ईगो छोड़ के तो आदमी चला जाए, लेकिन अपमान अगर कोई सामने से कर दे तो फिर क्या करोगे आप? तो आपको अपनी मम्मी को बता देना चाहिए एक्चुअल कंडीशन क्या है। दी, मेरे हस्बैंड घर के बड़े बेटे हैं, सारी जिम्मेदारी वही निभा रहे हैं। ननद की शादी की देवर की करने वाले हैं, और मेरी 1% भी वैल्यू नहीं है। मुझे डर लगता है कहीं देवरानी के आने के बाद और काम कम ना हो जाए। देवरानी हर चीज़ में तेज है, सुंदर भी है। अरे भाई, आप इतनी जिम्मेदारी जब निभा रही हो अपनी, तो आप ऑलरेडी जगह बना चुकी हो। अब देवरानी आएगी, ठीक है। बीइंग अ जेठानी, मुझे लगता है, जो लगता है ना कि बड़ी बहू की वैल्यू नहीं होती, बड़ी बहू की वैल्यू नहीं होती, बड़ी बहू कहीं ना कहीं जनरस बन के अपना स्पेस देती है कि चल भाई, ये भी मेरी तरह आई है नई, इसकी जगह बनाने दे। इसलिए फिर देवरानी की जगह बनती है। और ससुर सास और ये जो इन लॉज बाकी के देवर नंद होती हैं, ये सोचते हैं कि भाई इसको तो बरत लिया, इसको नीचे गिरा लिया, अब दूसरी को थोड़ा सा भाव दे लें, या जो कमियां उन्हें पता होती हैं कि बड़ी बहू को हैंडल करने में उनसे हुई, वो गलतियां वो देवरानी में सुधार रहे होते हैं। लेकिन दोनों का निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है? देवरानी जेठानी में बीच में राड़ हो जाती है, उनके बीच में एक दरार सी रहती है। वो अपने आप को कंपटीशन मानती हैं, जबकि एक्चुअली वो कहीं ना कहीं एक सोच का फर्क है, एक लेवल पे हैं। जिस परिस्थिति में जेठानी आई है, सेम परिस्थिति में देवरानी आती है। लेकिन अदबद के ऐसा होता है कि जेठानी वाला हस्बैंड जो है वो उसको पूछता नहीं है, और देवरानी का जो हस्बैंड है, देवर हमारा, वो बिल्कुल मतलब पत्नी भक्त होता है शुरू से ही। हर घर में यही है। अभी इसका लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों है, लेकिन हर घर में यही होता है कि देवर देवरानी मतलब बिल्कुल जैसे होने चाहिए आइडियल कपल, वो होते हैं। वो काम नहीं भी कर रही तो भी सास कुछ नहीं कह रही। जेठानी का यही होता है। तो वो वही होता है कि पहली बार में जो गलतियां हो गई, दूसरी बार में उसको सुधार लिया जाता
है ना? अब आपको क्या लग रहा है कि उनके आने से आपकी वैल्यू और कम हो जाएगी। अगर आप चाहोगी तो कम होगी, आप नहीं चाहोगी तो नहीं कम होगी। आप ऑलरेडी पैर जमाए हुए हो वहाँ पे, आप ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हो, आपने उनकी शादियाँ की हैं। तो जब भी आपको लगे ना आपकी वैल्यू कम हो रही है, अपने से बड़ों से ना सही लेकिन देवर-देवरानी आपसे छोटे हैं, उनको आप अच्छे से जता सकती हो कि भाई मैं बड़ी हूँ, मैंने अभी तक की ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं और मेरी ही ज़्यादा रहेगी यहाँ पर, तो रहेगी। जेठानियाँ अक्सर अपनी वो छोड़ देती हैं, इसलिए छोटे उन पे हावी हो जाते हैं। अगर आप नहीं छोड़ोगी तो नहीं हावी होंगे, और अभी भी आपकी कम क्यों है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। तो अपनी इज़्ज़त कहना चाहिए अपने हाथ होती है। जब हम सारे फ़र्ज़ निभा रहे हैं तो उसके हिस्से का सम्मान हमें मिलना ही चाहिए, नहीं मिल रहा तो कह के लो। नेक्स्ट है, नमस्ते दी, मेरा सवाल आपसे आपके लिए है। आप सबके सवालों का जवाब देती हो, बट क्या कभी आपको भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी है, जैसे सास-ससुर के ताने, देवर-देवरानी के ताने, हस्बैंड की टोका-टोकी, या कभी आपको भी साइड कर दिया हो किसी दूसरे की वजह से? क्या आपने भी फेस किया है ये सब? देखो जी, ताने की तो बात ऐसी है, ताने तो मैं किसी के लेती नहीं। जो मुझे एक ताना देता है, मेरे अंदर टैलेंट है कि मैं 3 ताने उसको पलट के दे सकती हूँ, और उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़िया और घुमा-फिरा के। ठीक? तो तानों का तो ऐसा है कि कोशिश करी लोगों ने, और ऐसा नहीं है इसमें मैं इन-लॉज़ को खाली नहीं लूँगी। भाभियाँ कई बार, या फिर मेरे दोस्त, या फिर मेरे स्टाफ़ में लोग मिलते हैं, नेगेटिव पॉज़िटिव हर तरीके के होते हैं। तो अगर वो मुझे कभी कुछ घुमा-फिरा के कोई टॉन्ट मारने की कोशिश करें भी, तो मैं उनको 1 के बदले 3 तुरंत कर देती हूँ कि टॉन्ट मार रहे हो, लो टॉन्ट लो बदले में। तो वो कहें हमने क्या कहा, तो हमने भी कुछ नहीं कहा। तो तानों वाला तो सीन मेरे साथ है नहीं, जो देता है वो उससे डबल सुनता है। लेकिन ये जो है ना कि किसी की वजह से आपको साइड कर दिया, ये बहुत बार हुआ है। तो जब मुझे कोई साइड करता है, तो मेरा सिंपल रूल ये है, तो मैं बिल्कुल ही साइड हो जाती हूँ, मैं पिक्चर से बाहर ही निकल जाती हूँ। अगर मुझे पिक्चर में रखने की आपकी इच्छा नहीं है, तो उस पिक्चर में घुसने की मेरी भी इच्छा नहीं है। मैं तुरंत पूरी बाहर निकल जाती हूँ, एन्जॉय योर मूवी अलोन। तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से तो सॉर्टेड। कोई आपको साइड कर रहा है, आप ज़बरदस्ती घुस रहे हो, अपनी भी बेइज़्ज़ती करवा रहे हो, और कुछ नहीं होना होता उससे। जिसे रखना है आपसे मतलब, या आपको इम्पोर्टेंस देनी है, वो देगा। जिसे नहीं देनी, भाई तू अपनी इम्पोर्टेंस अपनी जेब में रख, मैं अपनी इम्पोर्टेंस खुद बना लूँगी अपने आप। तो ये है जी मेरा तो। बाकी सबसे ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो उनकी अपनी चॉइस है। चॉइस ही होती है, इसमें हिम्मत की बात नहीं है, सोचने की बात है बस। अगर हमें अपनी इज़्ज़त प्यारी है, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद कर रहे हैं, तो दूसरे से भी करवा लेंगे। जब हम अपनी ही नहीं कर रहे, खुद ही अपने आप को नीच मान के चल रहे हैं औरों से, तो फिर दूसरे भी हमारी इज़्ज़त नहीं करते, सिंपल सी बात है। हाय मैम, मेरी शादी को 14 साल हो गए, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, कभी-कभी मुझे ड्रिंक करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जब भी हम नॉर्मल डिस्कशन करते हैं वही बातों के ताने मारते हैं। जब हमारी लड़ाई होती है, अब मेरा उनसे बात करने का मन नहीं करता। मैं क्या करूँ? मैं जॉब करती हूँ। देखो जी, शादी को 14 साल हो गए, अब पसंद है नहीं है वाला मटेरियल तो ख़त्म हो गया। लेकिन ड्रिंक करने वाला व्यक्ति ऑब्वियसली किसको अच्छा लगता होगा? कोई आपने कहता सुना है कि मुझे ड्रिंक करने वाला पति बहुत अच्छे लगते हैं। तो बेचारे की किस्मत ही ख़राब है जिनके पति ड्रिंक कर रहे हैं, उनका आप कुछ क्या ही कर लोगे। बाकी ये जो कि जब भी बात करते हैं ताना मारते हैं उन बातों का ही, उन्हीं बातों का, तो वो तो देखो बिना ड्रिंक वाले के साथ भी होता है। जब आपके टर्म्स बिगड़ने शुरू होते हैं ना, हस्बैंड के साथ स्पेशली अगर ये रिलेशन की बात करूँ, तो आप नॉर्मल बात कर ही नहीं पाते। आपकी वो दबी हुई बातें या तो आपके मुँह से निकलेंगी या उनके मुँह से निकलेंगी। तो आप दोनों को ही अगर आप पर्पज़ली रुक जाओ कि भई ये चीज़ें गलत जा रही हैं, हमारी डिस्कशन शुरू होती है लेकिन ख़त्म एक ही जगह जाके हो रही है। तो आपको दोनों को पर्पज़ली रुकना पड़ेगा, तो ये चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन अकेले आपके कोशिश करने से कुछ होगा, ये पॉसिबिलिटीज़ बड़ी कम हैं। आप कर क्या सकते हो? आप जॉब कर रहे हो, शराबी आदमी का जब भी क्वेश्चन आता है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि उसको ये मान के चलो कि वो लाइफ में है ही नहीं। जो ज़िम्मेदारी है, जो काम करना है, मुझे खुद करना है। वो अगर गलती से 1-2 काम कुछ करके दे देता है ढंग के, तो बोनस मान लो, तो आप कम से कम खुश रहना सीख जाओगे। अब ये देख-देख के कुढ़ते रहोगे कि ये है और कर नहीं रहा, ये है और कर नहीं रहा, ढंग सही से पेश नहीं आ रहा, हस्बैंड वाले काम नहीं करके दे रहा। तो भई आप जो कर रहे हो ना अपनी लाइफ में इतनी मेहनत उसे करने के बाद भी आप दुखी होते रहोगे, फ़ायदा कुछ नहीं है। तो जिस दिन आपने ये मान लिया कि ये है ही नहीं, इसको तो मानना ही बेकार है या नहीं है, मुझे ही करना है जो करना है, तब आप
मेहनत तो आप तब भी कर रहे हो, अब भी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा-सा ना सुकून आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उस बंदे से कुछ भी। तो बात अगर नहीं हो पा रही ना, तो अभी पॉज़ ले लो। लिमिटेड बात करो, ज़रूरी वाली, लेकिन शांत रहना सीखो। जब किसी से बात करते ही झगड़े शुरू हो रहे हैं, तो तरीका वही होता है कि उस टाइम पे बात थोड़ी-सी कम कर लो। बिल्कुल बंद करना मत, लेकिन करते रहो थोड़ी-थोड़ी। और इससे ज़्यादा कि अभी उम्मीद मत रखो। धीरे-धीरे फिर चीज़ें हो सकता है ठीक होने लगे। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी सास-ससुर मेरी ननद को मुझसे छुपा कर देते हैं रुपीज़। वो आती हैं तब मैं जो मुझे देना होता है मैं देती हूँ। मैं अपनी सास से बोल दिया है आराम से कि मुझे छुपा कर क्यों देते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मुझसे छुपाते हैं, और कोई घर आता है तो उनके सामने मुझसे छुपा के बताते हैं कि इसको सुन नहीं जाए कुछ भी, कहीं कुछ, जबकि मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट लोगों के सामने ऐसे करती हैं जैसे कि मैं ननद को देने से मना करती हूँ। और मेरी ननद भी ऐसे ही कहती है कि मैं तो कुछ नहीं लेके जाती, मुझे ये सब बुरा लगता है। मतलब पता है, एक सिंपल सा लॉजिक है, छुपाने की इच्छा किस चीज़ को होती है? जो हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। है ना? तो आपको भले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको पता है कि जितनी ज़रूरत है वो उससे ज़्यादा दे रही हैं, और नंद को भी पता है कि जितना मुझे ले जाना चाहिए शायद मैं उससे ज़्यादा ले जा रही हूँ, इसलिए उनको एक गिल्ट वाली फीलिंग आती होगी, इसलिए वो आपसे छुपाती हैं। भले आप कितना भी कह लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको ये अब समझ में है कि हो सकता है अब नहीं है, अब मैं देखेगी तो कभी बोल ही दे, अब वो छुपा-छुपा के दे रही हैं। वहाँ तक लेट इट बी, अगर आपको ये है कि सच में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो जी छुपा के दे रही हैं, ठीक है। लेकिन जो ये है ना कि वो जब नंद कह रही है कि मैं कुछ लेके नहीं जाती, तब आप भी कह सकते हो कि हमने पिछली बार दीदी को ये दिया था, हम दीदी इस बार आई थी तो हमने ये करके दिया था, या दीदी को वो चीज़ दी थी हमारी उतने की आई थी। घुमा फिरा के आप भी बता दो तो पता लग जाएगा कि भैया भाभी कह रही है दिया था, नंद कह रही है नहीं दिया था। ले जाती होगी तो छुपा के वो पैसे ही तो बटुए में रख के ले जाएगी, सामान तो दिखता ही होगा क्या ले जा रही है, बाकी पैसे नहीं दिखते। पैसे आप गड्डी बना-बना के, हो सकता है जितना आपको अंदाज़ा हो आपकी सास उससे ज़्यादा दे रही हो, इसीलिए छुपा के दे रही हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियली सब ठीक है, करने दो। आपने एक बार उनसे कह दिया कि भैया छुपा के क्यों दे रहे हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कहते रहो कि देना तो है ही, तो छुपा के क्यों देना है? या फिर मेरे को बुरा लग रहा है, या फिर आप ये कह दो कि जब आप छुपा के दे ही रही हो, तो जो हम सामने से दे रहे हैं वो मैं बंद कर दे रही हूँ, आप छुपा के ही देना शुरू कर दो। तो अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, मतलब अगर पैसे इतने हैं कि उनको देने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हाँ खींचातानी हो रही है, तो फिर बोलना पड़ेगा आपको ज़रूर। दी, मेरी 2 बेटियाँ हैं, लोग बहुत बुरा-बुरा सुनाते हैं, कहीं न कहीं मुझे भी फ़ील होता है दोनों चले जाएँगी, फिर हम अकेले पड़ जाएँगे, तीसरा बच्चा करना भी सही नहीं लगता, फिर बेटी होने के चांसेस भी हैं। प्लीज़ हेल्प, कि ये जो बेचैनी है उसे कैसे दूर करूँ? प्लीज़ इस क्वेश्चन का थंबनेल में डाल देना जिस वीडियो में आप जवाब दो। मैं पूरी वीडियो नहीं देख पाती, बच्ची बहुत छोटी है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो जी, ये 2 बेटी में बेटा होना चाहिए, ये लोग कहते रहे हैं, लेकिन हम पे असर तभी होता है जब हम अंदर से हम भी चाह रहे हों। अब आपको ये भी डर है कि तीसरी बेटी ना हो जाए, ठीक है ना? तो इस बेचैनी का किसी के पास कोई इलाज नहीं है सिवाय आपके। अगर इतने ही बेटे की है कि भैया बेटा नहीं तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा, आप सिंपल देखो ना, जिनके बेटे हैं, क्या वो उनके पास रह रहे हैं बुढ़ापे तक? क्या सारे भाई अपनी बहनों को बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं शादी के बाद भी? यहीं देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेटा हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स का हल है, ये किस महापुरुष ने बता दिया, मुझे ये नहीं समझ में आता। तो जिनकी जितनी समझ, वो उतनी सलाह आपको दे रहे हैं, लेना या ना लेना वो तो आपकी समझ है ना। अब आपके पास बेटा नहीं है, तो या तो रूढ़िवादी हो कि भैया चाहिए ही चाहिए बेटा, तो 3, 4, 5, 6 जब तक बेटा हो ना जाए बच्चे पैदा करते रहो, और या फिर अबॉर्शन करवाते रहो, बेटियों को पेट में मारो, फिर उन्हें बेटा पैदा करके मानो, है ना? लेकिन जब इन दोनों ऑप्शन में से आप कुछ नहीं करना चाहते, तो ईश्वर की मर्ज़ी को क्यों चैलेंज करना है? और रही बात इनकी कि जो कह रहे हैं कि ये बहुत बुरी-बुरी बातें बोलते हैं, ये वो। क्या बुरी बातें बोलते होंगे? लड़कियों की शादी नहीं होगी, कई ससुराल वाले ऐसे हैं जी साला नहीं है, हम तो रिश्ता नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, है ना? वो हो सकता है। फिर क्या होगा जी कि जी उनके अगर पिताजी नहीं रहे तो घर में कोई आदमी नहीं रहेगा। तो भाई गारंटी है कि पिता और बेटे दोनों जीते ही रहेंगे। इस नश्वर संसार में जब कुछ भी फिक्स नहीं है, तब ऐसी ज़िद पकड़ना कि बेटा होना ही चाहिए या बेटी होनी ही चाहिए, ये बेसिर पैर की बातें हैं। इनसे जितना जल्दी निकलोगे, अपनी बेटियों को पालने में ध्यान लगाओ।
और अगर इतनी प्रबल इच्छा खुद में है तो करो, किसी और के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है इसका मतलब आप भी अपनी बेटियों को देख के खुश हो नहीं, सीधी सी बात। जो कहे, अरे हमारे यहाँ क्या होता था शुरू में, अरे लड़की हो गई, तो मेरा सीधा जवाब यही होता था, मतलब मेरी लड़कियों की शादी में फ्रिज या सेफ इन्हें देनी है दहेज की, या मेरा लड़का होगा तो सैलरी का चेक इनके घर पहुंचेगा। भैया तुम्हें आगे दावत ही खानी है ना शादी में, ना तुम्हें कमाई खानी ना तुम्हें दहेज देना, तो तुम्हें क्या ही पड़ी है कि लड़का हो गया लड़की हो गई, हमारे संतान नहीं थे, हमारे संतान हो गई, हम खुश हैं। तुम क्यों अफसोस कर रहे हो बिना मतलब का? तो कैड़े जवाब दे दो। अगर कोई बुरा सुना रहा है तो तुम्हारा मुंह किसने पकड़ा है, ऐसा जवाब दो ना उसको कि दोबारा ना बोले। कब तक? अब तुम्हारी अभी बेटियां छोटी हैं, फिर वो बेटियों के सामने जब कहेंगे उन्हें नहीं बुरा लगेगा कि हम जन्म ले लिया, हम काफ़ी नहीं अपने माँ बाप के लिए, इसका मतलब तो वो दूसरे लोग ताने दे रहे हैं यानी कि हम में कोई कमी है, हम बेटी हैं और हमारी माँ रो रही है इस बात पे, यानी हम में कोई कमी है, हम इसके पूरा नहीं कर पाए, इसको मातृत्व का सुख नहीं दे पा रहे। तो बच्चियों के में कितनी इन्फीरियरिटी आएगी कि हमारा भाई नहीं है, ये सेम चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी आपसे उनमें। तो इस चीज़ को आपको छोड़ना ही चाहिए। मुझे तो इस मामले में गुस्सा आने लगता है जब कोई बेटा बेटी ये राड़े करता है ना कि ये होना ही चाहिए। अरे भगवान का हाथ पकड़ के तुम बेटा बेटी ले आओगे क्या? हाथ से पकड़ के जो उन्होंने दिया है उसमें खुश रहना भी तो सीखना चाहिए। सीधे भगवान की मर्जी को ही चैलेंज कर देंगे कि नहीं जी हमें तो बेटा ही चाहिए। एक आया, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड ने मेरी ननद को एक स्कीम में पैसे लगाने को कहा था, वो स्कीम में कुछ पैसे डूब गए तो वो हमसे मांग रही है, हम क्या करें? वो सब रिश्तेदारों को हमारे खिलाफ भड़का रही है। अगर आपके हस्बैंड ने उनसे ये कह के लगवाए थे कि देख मेरे भरोसे पर लगा, कहीं कुछ नहीं होगा, तो भैया आपको देने चाहिए टेक्निकली। और दूसरी चीज़ मैटर करती है फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी क्या है, आपकी बहन ननद की क्या है ना? मान लो किसी की, मान लो बेचारे की साल भर की सेविंग ही 10,000 हो और आपने वो लगवा दिए, तो वो तो बिदकेगा ना। बात ये होती है। तो अगर उन्होंने ये कह के लगाए थे कि मैं लगवा रहा हूँ, तू लगा मेरे भरोसे पे, मेरे पे भरोसा नहीं है क्या, तो आपके देने बनते हैं एथिकली। कानूनन तो नहीं होता कुछ भी। लेकिन अगर आपने, आपके हस्बैंड ने उन्हें स्कीम बताई और उनको समझा के छोड़ दिया कि देख ले तेरा मन हो तो लगा दे, है ना, तो फिर वो कहने के हकदार नहीं है। तो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे बातें हुई क्या, एक अनकहा सा क्या समझौता हुआ था जब उन्होंने वो पैसे लगाए थे। तो अगर आपके हस्बैंड ने जिम्मेदारी उस टाइम पे ली थी तो फिर बनता है उनका फ़र्ज़ कि उन्हें लौटाएं। नेक्स्ट है दी, जब भी मैं और मेरे हस्बैंड कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो मेरी सास इमोशनल ड्रामा करती है मेरे सामने, हमें कोई नहीं घुमाता, अब तुम लोग भी नहीं ले जाओगे तो हम किसके साथ जाएंगे, एंड अगर ले जाओ तो एक पैसा खर्च नहीं करती जबकि उनको खुद पेंशन मिलती है। क्या करूं, बाहर जाऊं या ट्रिप ही कैंसिल कर दूं? ये डबल बिहेवियर झेलता नहीं है। इस मामले में तो मैं हमेशा सलाह यही देती हूँ कि अगर ऐसी परिस्थिति में फंसो तो उन्हें लेके चले जाओ कहीं भी जहाँ जाना है, और वहाँ पे जाके बिल्कुल फ्री रहो। उन्हें ऑकवर्ड फील होगा, ये होगा वो होगा, उस चक्कर में पड़ो मत, ठीक है ना? बाहर जा रहे हो घूमने, अपना एंजॉयमेंट पूरा करो। जो भी अपने हस्बैंड के साथ आपको फ़ोटो खिंचवानी है, पोज करना है, कुछ एंजॉय करना है, कोई राइड लेनी है, सब लो। तो उनको या तो खुद लगेगा कि भाई यहाँ पे आके हमारे लिए करने के लिए कुछ नहीं है, या फिर एंजॉय कर लेंगे। लेकिन आप टेक्निकली वहाँ पे उनको छोड़ के जा रहे हो ना, तो वो आपको, सब लोग, 4 लोग आपको ही गलत बोलेंगे, या फिर 4 लोग तो गए तेल लेने, खुद भी लगेगा ना कि वो बार बार कह रही है कि हमें कोई नहीं ले जा रहा, उन्हें ताले में बंद करके जाओगे, क्या करोगे? तो या फिर खुद भी छोड़ दो। तो फिर एक एज है भाई, कब तक नहीं जाओगे, बुढ़ापे में थोड़ी घूमने जाओगे। उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जहाँ 4 जने जा रहे हो उन्हें 5वें को भी ले जाओ। रही बात खर्चे की, तो जहाँ 4 का हो रहा है वहाँ 5 का भी होएगा। अगर उनकी पेंशन नहीं आ रही होती जब भी, तो लेके जाते ही ना। तो यही सोच के अपना मन समझा लो, उस हिसाब का ही होटल ले लो, उस हिसाब का ही कर लो, एक जने का और फालतू सही, या फिर उसी कमरे में अपना बेडिंग एक्स्ट्रा लगवा लो, छुट्टी। तो वही है, मतलब हर एक की देखो लाइफ की सिचुएशन अलग होती है, दूसरों को देख के अपनी लाइफ में एज इट इज़ अप्लाई कर लेना वो हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या निकल सकता है वो सोचा करो कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये मत सोचो क्या हो सकता है। अब ये चैलेंजेस हैं, इसमें अब हो क्या सकता है वो सोचो, और घूमो, निकलो, जाओ ट्रिप पे, टाइम बार बार नहीं आता लौट के।
अगला आया है, इनका बेटे 5 और 8 साल के हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम यह है जब भी पढ़ाती हैं पढ़ने से जी चुराते हैं। कब तक मैं इनको पनिश ना करूं, वो अपना होमवर्क भी पूरा नहीं करते। रोज़ रोज़ पनिश करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्टडी भी ज़रूरी है, इसलिए सख्त होना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी और मेरी बॉन्डिंग कम भी हो रही है। प्लीज़ बताएं मैं बच्चों को कैसे डील करूँ। एक बार ना उनको बड़ों की तरह अपने साथ बैठा के, जो बात आप मेरे से कह रहे हो एक बार उनसे कहो कि मुझे देखो आपको रोज़ पनिश करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बताओ मैं कितना सैड हो जाती हूँ, आपको पता है अंदर से मैं रोती हूँ ये वो। एक बार उनको अपनी प्रॉब्लम ना उनको बड़ों की तरह बताओ कि जैसे वो बड़े हो गए हों। देखना ये चीज़ काम करती है, जब आप उनसे बताते हो ना तो कि वो ना समझ में आता है, अच्छा मम्मी भी परेशान है। अभी उनको क्या लग रहा है, मम्मी अगेंस्ट अस। फिर उनको समझ में आएगा कि मम्मी एक्चुअली हमारी साइड से ही कर रही हैं और परेशान हो रही हैं। तो एक बार उनसे बैठ के बात करो, भले वो छोटे हैं अभी, लेकिन उनसे बात ऐसे करना जैसे वो बहुत बड़े हो गए हैं, समझदारी से। तब देखो। एसआईपी के बारे में कुछ बताओ। अभी जैसे मार्केट डाउन चल रहा है, मैंने 2000 की एसआईपी की है, रुपये 3 लाख लगाए हैं। अब ये कैसे वर्क करता है प्लीज़ बताएं। देखो एसआईपी की मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने एसआईपी में पैसे इन्वेस्ट किए थे तो जितनी स्टडी मैंने उसके बारे में की, जो बेसिक नॉलेज मुझे चाहिए थी क्या करना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अगर आइडिया देना चाहूँ तो देखो इसमें रिस्क फैक्टर होता है। हाई रिस्क वाले में हाई रिटर्न भी होते हैं, लेकिन डूबने के चांसेस भी होते हैं। लो रिस्क वाले में लो रिटर्न होते हैं। तो मिड कैप जो होती हैं, मिड वाले रिस्क वाले, कम पूंजी वाले, पूंजी का भी हिसाब रहता है रिस्क का भी, तो मिड कैप वाले में पैसे हम लगाना ज़्यादा सेफ रहता है। थोड़ा बढ़ता भी है थोड़ा घटता भी है, लेकिन अब मान के चलो कि रिस्क उसमें भी है। ठीक, तो जब ये डाउन जाता है आपको उस टाइम पे पैसे इसमें से निकालने में नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि आपके आप मान लो आपने 50 रुपये का ख़रीदा है शेयर, वो 40 का रह गया, आपको 10 रुपये का नुकसान हो रहा है हर शेयर पे। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो वही शेयर जो सस्ता हो रहा है आप उसमें ले भी सकते हो। ठीक है, तो टेक्निकली बस इतनी सी बात है कि जब मार्केट डाउन जाए तो पैसे हैं तो उस टाइम पे और लगा दो, और निकालने की तब तक मत सोचो जब तक कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। अगर आपने सोचा आपके पास 10 लाख आए या 4 लाख आए, आपने 4 के 4 लाख उसमें लगा दिए, और अब आपको 6 महीने बाद उन 4 लाख में से 3 लाख की ज़रूरत पड़ रही है और आप सोचो कि अब इतने तो बढ़ गए होंगे निकाल लो। ये चीज़ एसआईपी में काम नहीं करती। एसआईपी में पैसा डालो, लॉन्ग टर्म के लिए डालो, इसीलिए थोड़ा डालो, उतना जितना आप डाल के भूल सको। तो अगर आपने एसआईपी 10 से 15 साल, तो सोचो 10-15 साल में महंगाई कितनी बढ़ती है, हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं, तो शेयर भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपकी इनकम जो है वो शॉर्ट हो जाती है कि भाई पैसा इसमें बढ़ के ही मिलेगा। आप सोचो आज डाला है, साल डेढ़ साल बाद मैं निकाल लूँ, तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो सकता है ना हो। तो जो मैं इन्वेस्ट करती हूँ एसआईपी में, वो उतना ही करती हूँ जितना मैं डाल के भूल सकती हूँ कि ठीक है इतने पैसे मैंने सोच लिया है ही नहीं, वो मैं डाल दिए। अब वो 15-20 साल बाद जब मेरी बेटियों को ज़रूरत होगी, 15 साल बाद के करीब, बड़ी पढ़ाई के लिए या किसी अच्छे महंगे कोर्स के लिए या कहीं किसी बाहर जाना पड़ जाए इन्हें, है ना, मतलब मुझे बल्क में इनकी पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए जब पैसे चाहिए होंगे, तो मेरे को पता होगा कि उस टाइम पे छोटी छोटी जो पैसे हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसमें अब आपने 3 लाख रुपए लगा दिए, तो आई होप आपने उतने ही 3 लाख लगाए होंगे ना कि जो जिनके बिना आप कई साल तक चला लोगी काम। इन 3 लाख को अब आप ये भूल जाओ कि मैंने डाले हैं, तो फिर आने वाले 10-12 सालों में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो एसआईपी इसी तरीके से काम करती है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलते हैं इसमें, शॉर्ट जो मिलेंगे। आप सोचो आज डाले, 2 साल डेढ़ साल बाद निकाल लूँ, 6 महीने बाद निकाल लूँ, उसमें आपका रिस्क रहता है कि बढ़ेंगे भी घटेंगे भी, सब कुछ हो सकता है। एक क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड है, शॉर्ट करके बताती हूँ, थोड़ा सा लंबा है लेकिन पढ़ देती हूँ इनका मतलब शॉर्ट में, कि इनका जो है डिपार्टमेंट जो चल रहा था अभी तक सही चल रहा था, फिर इनकी कंपनियां मर्ज हुई, इनका वर्कलोड बढ़ गया, वो भी ये जैसे तैसे मैनेज करने लगी, लेकिन इन्हें रात को 1.5 घंटों तक काम करना पड़ा। अभी क्या हुआ है कि इनका डिपार्टमेंट ने जब इनका मतलब काम इनका स्विच कर दिया, अकाउंट से इनको करेक्शन वाले में डाल दिया। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि वो काम बिल्कुल अलग है, तो मैं करूं या जॉब छोड़ दूं, वर्कलोड मतलब इनसे हैंडल नहीं हो रहा। और दूसरी जो इन्हें इरिटेशन हो रही है वो ये है कि एक कलीग है जो पॉलिटिक्स करती है, उसका कुछ चेंज नहीं हुआ। मेरी सलाह आपको ये है कि अगर वो काम बिल्कुल अलग है ना, करेक्शन वाला भी, अगर आपसे हो ही नहीं पा रहा तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ चेंज है इसलिए आप छोड़ो, उसकी बजाय आप कर लो, फ़ायदा होगा उसमें आपको। अभी तक आपको केवल अकाउंट्स की जानकारी थी, अब इसकी भी हो जाएगी।
आपको अगर आगे जॉब स्विच करनी पड़ी ना, तो आप अपने रिज्यूमे में 2 चीज़ बता पाओगे कि हाँ, आई कैन डू दिस ऑल्सो। समझ रहे हो? और दूसरा, उसको देखना बंद करो। उसको देखने की वजह से आपको इरिटेशन हो रही है। जैसे देवरानी जेठानी में होता है ना, अकेले हम घर का चकरघिन्नी बन के काम कर लेंगे, लेकिन देवरानी, अच्छा मैंने एक काम कर लिया, ये क्यों नहीं कर रही? वो चीज़ हो रही है आपके साथ। उसको देखना बंद करो। अपना काम अगर कर सकते हो तो चेंज कर लो, एक फ्रेशनेस और उल्टा आएगी और नया काम करने को मिलेगा। एक आया है भाभी से रिलेटेड कि भाभी बहुत ज़्यादा अजीब बिहेवियर करती है, कभी कभी मुंह पर बोल देती है जब तक मेरे मॉम डैड हैं वो अपना मेरे साथ बॉन्ड जैसा भी रखना चाहे रखने, बाद में अपनी मर्जी से रखूंगी। भाई कभी कभी मेरी साइड ले लेते हैं, बट लव मैरिज है, बहुत मजबूर है। कभी कभी भाभी इतना अजीब बिहेव करती है कि मैं कभी मैके जाऊं, घर पर ना हो तो कैमरास चेक करती है, घर में क्या कर रही हूँ, मॉम डैड क्या खाने को देते हैं, मुझे उसे सब पता करना होता है। बहुत टाइम पूछ भी चुकी हूँ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, बट कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहेवियर से पता चल जाता है सब कुछ, मैं क्या करूँ? देखो जी, आप सबसे पहले अपना मन पक्का करो, क्योंकि आपका पीहर छुटेगा जब आपके माँ बाप नहीं होंगे। जो भाई माँ बाप के होते होते अपनी लव मैरिज वाली पत्नी से नहीं कह सकता गलत को गलत, सही को सही, वो बाद में तो बिल्कुल नहीं कह पाएगा। ठीक है? तो जब तक आपके पेरेंट्स हैं, आप जा रही हो मिल रही हो, ठीक है। आगे के लिए मन पक्का रखो कि भाई मेरा पीहर ख़त्म ही होगा। तो अभी से मन पक्का रखोगे तो उस टाइम पर टूटोगी नहीं, क्योंकि जो बिहेवियर बता रही हो ना, वो पर्सनैलिटी अलग ही है, वो नहीं करेगी आपके साथ एडजस्ट, आप कितना भी कर लो। तो अगर आप ये सोचो मैं अपने व्यवहार से उसका मन बदल दूँ, नहीं होने का। नंद कहना चाहिए, वो नाम में ही किसी को अगर दिमाग में है ना कि नंद है और इसके साथ बिगाड़नी है, आप उसको जाती हुई भी बुरी लगोगी कि कहीं प्रॉपर्टी में हिस्सा ना ले ले, तो वो नहीं बदलेगी। आप उसको छोड़ो, और जो है अपने माँ बाप जब तक हैं, जब तक आप अपना उनसे मिलते जुलते रहो। ठीक है, कैमरा देख रही है, देख लो भाई, क्या कर सकते हो उसका? आप कौन सा ऐसा कुछ कर रहे हो जो नहीं देखना चाहिए उसे? तो देख ले क्या कर रही हूँ तेरे पीछे भी, लेकिन उससे तो उम्मीद मत रखो, वो नहीं बदलेगी, ऐसे लोग नहीं बदलते। एक आया है दी, मैंने कई बार कमेंट किया था लिव लाइव इज पे, पर आपने कभी रिप्लाई नहीं किया, मैंने नहीं देखा, मैंने यहीं पढ़ा ये वाला आपका, कि अपने देवर से शादी उनकी होती नहीं, वो अपने देवर से परेशान है, शादी उनकी होती नहीं, हस्बैंड कुछ बोलते नहीं, देवर ड्रिंक करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, सास ससुर उनकी साइड लेते हैं, हमें भी अलग नहीं करते, मेरे बच्चे 2 लड़कियां हैं वो भी परेशान हो चुकी हैं, एक 9 साल की, एक 3 साल की। मेरे हस्बैंड कुछ कमाते नहीं, इस वजह से सबके ताने भी सुनने पड़ते हैं, सबका काम भी करना पड़ता है। मैंने कमाने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया, जिससे 1 साल हो गया, पर ग्रो नहीं हो रहा, अब उसके लिए भी सुनना पड़ रहा है, मैं क्या करूं? देखो, जब हस्बैंड नहीं कमाते, आप भी नहीं कमा रहे, अब उनकी कमाई पे पल रहे हो, इसलिए बेइज्जती तो वो आपके कर रहे हैं, है ना? उसका आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यूट्यूब चैनल का ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है 1 साल में नहीं चला तो कभी चलेगा नहीं। आप फ्रेश चैनल स्टार्ट कर लो। हर चैनल को शुरू के टाइम पे यूट्यूब खुद प्रमोट करता है। आपकी शुरुआती 1 महीने की वीडियो में से कोई ना कोई एक वो वायरल करने की कोशिश करता है यूट्यूब खुद, बशर्ते कि आपके वीडियो में जान हो, कुछ ऐसा जो और लोग ना बता रहे हो, अगर आप बताओगे तो ज़रूर चलेगा चैनल। लेकिन जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हो, तो फिर आप खुद सोच के देखो ना, एज अ व्यूअर कोई आपकी वीडियो क्यों देखेगा? तो जो अभी तक कोई ना कर रहा हो, आपके वीडियो में ऐसा क्या खास है? ऐसा कुछ जब आप लेके आओगे, अगर ये वाला चैनल नहीं चल रहा ना, आप दूसरी ईमेल आईडी से दूसरा एक नया चैनल शुरू करके देख सकते हो, और उस पे बेहतरीन वीडियो डालो, अच्छी साउंड क्वालिटी हो, अच्छे आइडियाज़ हों, और जो आप दिखाना चाह रहे हो वो क्लियर दिख रहा हो। सिंपल वाले फ़ोन से ही बनाओ, लेकिन कर लो तो हो जाएगा। अगर आपको यूट्यूब में है इंटरेस्ट कि आप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, आपके हस्बैंड क्यों नहीं कमाते, उनको मोटिवेट करते रहो। अब बाकी भैया, जब बिना कमाए आप किसी के साथ रह रहे हो, तो वहाँ तो कमाते कमाते लोगों की बहुओं की इज्जत नहीं है, तो आपके तो हस्बैंड कमा नहीं रहे, तो यहाँ आपकी थोड़ी सी मजबूरी है। तो जब आप या आपके हस्बैंड कमाने लगोगे ना, जब ही कुछ बोल पाओगे, बाकी तो जब सास ससुर जैसा चला रहे वैसे ही चलेगा। दीदी, मेरी छोटी बहन है, उसका ससुराल बहुत अच्छा है, मेरा ससुराल बहुत गंदा है, मेरी बहन मुझसे झूठ बोलती है, मेरे भाइयों के बीच में भेदभाव करती है, मैके में भी उसी की चलती है, मम्मी पापा भी उसी की सुनते हैं। दीदी, इसका कुछ हल बताओ। क्या हल है? उसको छोड़ो, पीहर को, जिसके चला रहे चला लो, अपने ससुराल को संभालो, अपने घर को संभालो। पति तो आपका अपना है ना, वो तो भेदभावशाली की वजह से आपके साथ नहीं करेगा। तो आप अगर वहाँ पे नहीं भी चल रहा, तो मैका आपका घर थोड़ा ही है, अब तो आपका घर ससुराल है, अपनी गृहस्थी संभालो, चला लेने दो उसे मैके में अपनी,
हेलो दी, प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना। मेरे ससुर अक्सर मुझे बाहर आंगन में लोगों के सामने ज़ोर-ज़ोर से डाँट देते हैं। इस पर मेरी सास हँसती है और कहती है, जब मैं तेरी तरह बहू थी तो मेरे सास-ससुर मुझे कुछ नहीं कह पाते थे क्योंकि मेरे पति से सब डरते थे। लेकिन हम तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि हमारा बेटा हमारे आगे कभी नहीं बोलेगा। वह हमें कुछ नहीं कहेगा। सास-ससुर सारा खर्चा अपने हिसाब से ही करती हैं सास, और हर एक चीज़ मुझसे बोलती हैं, खाना ऐसा बनाओ, खाना ऐसे ना बनाओ, कपड़े ये पहनो, ये ना पहनो, बाहर जाओ, ना जाओ, सब उसके कहने से ही चलता है। मुझे इस घर में रहते ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी बंधुआ मज़दूर हूँ और वे मेरे मालिक हैं, तो प्लीज़ कुछ सजेस्ट करो। बेटा नहीं जवाब दे सकता तो किसी दिन आप दे दो, धूम-तनाना हो जाएगा। और बेटा मान लो भैया उनका वो बेटा है, तो वो सुन रहा है ठीक है, लेकिन बहू उनकी बेटी थोड़ा ही है। सीधी-सी बात, कहते हैं बहू को बेटी बना के रखेंगे, अरे वो बेटी है ही नहीं, वो बहू है। तुम उसे बहू ही बना के रख लो, वही बहुत है। तो जब भई दूसरे घर की लड़की लाए हो, उसे तुमने पैदा नहीं किया, उसे तुमने पाल के बड़ा नहीं किया, तो वो एक सम्मान के दायरे में बंधी हुई है, आप भी एक सम्मान के दायरे में रहो, तो चल जाता है। अब आप उसको लताड़े मार रहे हो कि आपका बेटा नहीं बोल रहा, तो साथ में जो पत्नी है वो खरीदी हुई उसकी गुलाम हो गई, ये भी नहीं बोलेगी। जिस दिन पत्नी की तरफ से आ गया ना जवाब, करारा सा, आंगन में सबके सामने डांट रहे हैं, सोच के देखो, तुमने ये नहीं करा, तुमने ये नहीं करा। अगर बहू ने पलट के कह दिया कि पापा जी दिमाग मत खराब करो, या क्या ही कर दिया, जिस भी चीज़ को कह रहे हैं कि और कैसे करूँ, कुछ भी मान लो पलट के एक लाइन बोल दी, क्या रह जाएगी इज्जत? अब बहू को क्या लगता है कि लोग क्या कहेंगे कि जी देखो कितनी बदतमीज है, ससुर से उल्टा बोल दी। अरे तो ससुर को भी तो देखना चाहिए कि किसके सामने क्या कह रहा है। अपने बेटे को लताड़ लगाओ, जूते मारो, बेल्टे उतार के मारो, कुछ भी करो, करो बेइज्जती उनकी, नहीं बोल रहा वो उनके सामने। बहू तो बहू है, उसको क्यों कर रहे हो? तो सिंपल सा लॉजिक है ये, लेकिन हम लोग ले लेते हैं कि वो ही नहीं बोल रहे, मैं क्या बोलूँ। होगा क्या जिस दिन आपने पलट के कुछ कह दिया, आपके हस्बैंड आपसे मुंह बना के, उनसे भले नहीं कुछ बोल पा रहे, आप पे जरूर आ जाएंगे कि तूने मेरे माँ बाप को ये कह दिया, वो कह दिया। सिंपल जवाब है कि भैया तुम नहीं कर रहे, मेरे लिए कुछ बोल नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो मैं तो नहीं ले पा रही ना, जितना मुझसे बर्दाश्त हो रहा था मैंने कर लिया, अब क्या करूँ, बोल दिया, बात खत्म हुई। तो लेकिन जिस दिन एक आध बार, अब आपकी सास तो खुद आपको पेंच लगा रही है कि मेरा पति तो सबको डरा के रखता था तो मुझे कोई नहीं कहता। बताओ अपने हस्बैंड को ये बात कि मम्मी तो सीधे सीधे आपको कह रही हैं कि आप शेर हो ही नहीं, और ससुर जी शेर थे तो उनकी रही सही, और आप तो हो ही नहीं, तो मेरी तो यहाँ गत खराब होनी है, तो मैं अपने लिए तो लड़ूंगी ना। या तो आप बोलो या मैं बोलूँ, एक तो बोलेगा, मुझसे तो नहीं ली जा रही हैं ऐसे गालियाँ। हर चीज़ बंधन में रह के कर भी रही हूँ, उसके बाद भी सुन रही हूँ। तो ये वही मिसेज वाली कहानी, अगर आप समय पे बोल दोगी तो ठीक है, एक लाइन में हो जाएगा काम। लेकिन फिर एंड में वही होगा, उस पिक्चर में हुआ था ना, नाली का पानी सीधे फेंक दिया था, फिर फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब कोई चीज़ बुरी लग रही है, नहीं ले पा रहे, उसको स्टार्टिंग में ही बोल दो आराम से, वरना किसी दिन बड़ा तमाशा होगा। नेक्स्ट, दीदी हम 4 सिस्टर और 1 भाई हैं, बट मेरी शादी मेरे मामा के साले से हुई थी, बट अब मेरा डिवोर्स हो गया है। लेकिन मेरे मामा ने मेरी मम्मी और हम लोगों को सब जगह जाने से रोक दिया है। मेरे पापा ने मामा को पैसे भी दिए थे, वो भी नहीं दे रहे, और मेरी मम्मी को 2 साल हो गए उनके मम्मी पापा से मिले हुए। तो आप बताओ हमें क्या करना चाहिए? अरे आपकी मम्मी अपने मम्मी पापा से तो मिले, भाई से हो गया, ख़राब हो गया, जो भी है, और साला इतना प्रिय हो गया कि आपके मतलब अपनी बहन को छोड़ रहे हैं वो, पति के क्या हुआ, पत्नी का भाई है ना, और आप हुई उनकी बहन की बेटी। पहले तो शादी हो से कैसे गई, वो भी तो मामा ही लगा, पर चलो हो गई होगी। लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि आपकी गलती ज़्यादा है, इसलिए वो साले की साइड ले रहे हैं, आप लोगों की कमी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मामा से आपकी बात खराब हुई तो हुई, लेकिन नाना नानी, अब उनका क्या स्टैंड है? अगर वो मिलना चाहते हैं तो आपकी मम्मी उनसे तो मिलने जाए ही। अगर वो कहें भी कुछ तो कह दें कि भाई मैं अपने माँ बाप से तो मिलने आऊँगी, तुझे नहीं करनी, बात नहीं करनी, तो अपने साले को मना, रिश्तेदारियाँ रख उससे, माँ बाप से मैं तो अपने मिलने आऊँगी, तो मिलो जाके अगर मिलना है तो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। अगर मैं बीमार हूँ, काम नहीं कर पाती हूँ, तो भी लड़ाई करते हैं। उन्हें वाइफ की नहीं, काम वाली बाई चाहिए। अपनी सैलरी का भी कुछ नहीं बताते, खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देते, हर एक चीज़ के लिए सासू माँ से इजाज़त लेनी पड़ती है। अपनी ही चलाते हैं, घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हस्बैंड ही सपोर्ट नहीं करते। सास भी देवरानी को चाहती हैं, मुझे बहुत नीचा दिखाती हैं। 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, अब मैं क्या करूँ? हस्बैंड से कोई बॉन्ड नहीं है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रहता है, डिप्रेशन में हूँ, इस सब से कैसे निकलूँ?
मेरी एक बात नहीं समझ में आती, जब हस्बैंड से बॉन्ड नहीं होता तब भी 2 बच्चे कैसे हो जाते हैं? क्यों तब आप अपोज़ नहीं करते कि भई मैं केवल फ़िज़िकल नीड के लिए ही हूँ क्या? वो आए, आपको प्रेग्नेंट कर दिया, आप चले गए। बॉन्ड है नहीं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर कहना चाहिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स है भी, तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना कि आप बच्चा ना करो। आप उस टाइम पे अपनी वैल्यू दिखाते ही नहीं जब आपकी वैल्यू गिराई जा रही होती है। इसी वजह से बाद में जब आपको लगता है कि अब क्या, तब तक स्थिति निकल चुकी होती है हाथ से बाहर, है ना? अब 2 बच्चे हैं, बॉन्ड है नहीं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो अब भैया लड़ाई झगड़े को अब उसे आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। हस्बैंड्स में जो मुझे लगता है वो एबिलिटी होती ही नहीं। वो झगड़ा कर सकते हैं, झगड़े को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर उस बिगड़ी हुई बात को सही करना है ना, वो ज़िम्मेदारी औरत पे ही होती है। थोपी किसी ने नहीं है, वो टैलेंट ही नहीं है उनमें, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं होता किस बात पे लड़ाई शुरू करी थी, बस लड़ना है। समझ रहे हो? तो पहले अपने और अपने हस्बैंड के बीच का जो मेंटल बॉन्ड है, उसको रिक्रिएट करने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत है कि मैं क्या करूँ? केवल अगर 2 बच्चे पैदा करने के बाद भी आपका बॉन्ड नहीं बन रहा ना, तो सेक्स तो काम नहीं करेगा इस चीज़ में। एक चीज़ तो ये हो गई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ज़रूर है वो आपके वैवाहिक जीवन का, उसके बिना भी आपका बॉन्ड नहीं बन सकता। तो उसको लिमिट में रखते हुए, लेकिन आप बातों से, औरों से वो कैसे पेश आ रहे हैं, एक्चुअल में वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो। अपनी तरफ से चीज़ों को पहले हस्बैंड के साथ ठीक करने की कोशिश करो। रही बात ये कि बीमार हो जाती हो तब भी वो हेल्प नहीं करते, नहीं करते पड़ी रहो। जो होगा होता रहेगा घर का, तो कम से कम आपको ये तसल्ली रहेगी कि हाँ ठीक है, मैं बीमार थी, नहीं करा। बच्चे हैं, ब्रेड मंगा के ब्रेड बटर खिला दो, कुछ कर दो। एक आध टाइम अगर बीमार हो, एक दिन बीमार हो, जो नहीं कर रहे बच्चों को देखते हुए भी, वो भी एक चीज़ है कि देखो बीमारी में भी कोई नहीं कर रहा। लेकिन आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा, बीमारी में भी उठ के चल दिए, वो तो काम करना मत। बाकी जब सही हो जाओ, अपने हस्बैंड के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करो। ये 2-2 बच्चे हैं, ये कैसे पलेंगे ऐसे? अगर घर में आपकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, आपको पैसे नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, कल को बच्चे बड़े होंगे, ज़रूरत है, सारी चीज़ें होंगी। तो इनको जो स्थिति जिस क्रम में बिगड़ी है ना, अब उसी क्रम में आपको ठीक करनी पड़ेंगी पहले। तो वो करो धीरे-धीरे, उनसे बात करो। कोशिश करो जब झगड़े की तरफ जाए वहाँ पे बात फुल स्टॉप कर दो, लेकिन बात करते रहो कि क्या चल रहा है दिमाग में, और बताओ सारा दिन कैसा था। कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे वो पलट के बुरी तरीके से रिएक्ट ना करते हो। कुछ तो बात ऐसी पॉइंट होंगे ना, उन पे बात करके धीरे-धीरे बातचीत का एक सिलसिला शुरू करो। मेरी देवरानी को काफ़ी सारी बीमारी है, ऐसा वो कहती है जे, पर ना तो वो सही इलाज करवाती है और हर समय बस रोती रहती है और वैसे हर समय घूमती रहती है। इस कारण उसके बच्चे और पति भरे परेशान हैं। हमारी तो बात छोड़ो, समझ ही नहीं आता क्या करें। किसी का डॉक्टर का सलाह या नाम लेके कि फ़ोन पे बात करी थी, इस वाली बीमारी के लिए ना ये चीज़ें मना कर दी हैं, ऐसे करके, और उसके ना कुछ चीज़ों के परहेज़ शुरू करवा दो। अपने आप तंग आके मान जाएगी, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। अब ठीक हो गई तो चल काम कर। तो झूठे के साथ थोड़ा-सा झूठा बनना पड़ता है। ऐसे नौटंकी होते हैं लोग बहुत। उनका हमारे यहाँ तो यही इलाज बनाते थे कि अच्छा तुझे हो गया ना, आज का ये खाना मना है, वो खाना मना है, ये करना मना है, वो करना मना है। उसको इतने परहेज़ गिनवा दिए जाते थे, तो वो डर के मारे खुद ही कि परहेज़ होंगे नहीं, खुद ही कहने लगा, नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। तो या फिर पकड़ के ज़बरदस्ती डॉक्टर के ले ही जाओ एक दिन कि भैया चल सारे टेस्ट करवा दें, आज तेरे बहुत परेशानी हो रही है भाई, कैसे कहीं कुछ हो गया तो हमारा तो घर खराब हो जाएगा। तो थोड़े से एक बार उसके पीछे पड़ जाओ कि भैया आज तेरे टेस्ट करवा ही देते हैं सारे। ना मैं नहीं जा रही का क्या मतलब है? अरे कहा नहीं जा रही, नहीं जा रही, तो मैं क्या आज के बाद सुन ना लगे तेरी तबीयत खराब है, अब तू सही है, खुद कह रही है। तो इस तरीके से उसे एक बार टाइट कर दो, हो जाएगी सही। सुनीता जी, मेरी सास भी हर चीज़ में कमी निकालती है, दूसरों को भी उकसाती है। मेरे ससुर जी को उनको बातों में आ जाते हैं, कभी-कभी वैसे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ससुर जी मुझे स्टडी करने के लिए। बहन ये तो हर घर की कहानी है। किसके काम में उसकी सास कमी नहीं निकालती और किसकी सास उसके ससुर को भड़काती नहीं और किसके ससुर उनकी सास की बातों में नहीं आ जाते। ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है ससुराल का, तो वो आपके साथ भी हो रहा है ना? और ये जो है कि ससुर काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ये भी एक सार्वभौमिक सही है। कहीं-कहीं होता है ससुर सास का रोल प्ले कर रहे होते हैं, नहीं तो हर जगह यही सिचुएशन है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, सास और ससुर यूनिट एक ही हैं।
आप उनको अलग अलग मानने की भूल ना करें। पति पत्नी है पिछले कई दशकों से वो, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि सास उन्हें भड़काती है, भैया भड़काया भी उसे ही जा सकता है जिसके अंदर पहले से इनबिल्ट प्रोग्राम हो, ठीक। तो कामों में आपके कमी निकल रही है, कुछ कमियां ऐसी हैं जो आपके अच्छे के लिए निकल रही होंगी, लगे ये चेंज करने से काम बेटर हो सकते हैं, उनको लेते रहो, सुधारते रहो, आप एक बेटर पर्सनैलिटी बन जाओगे। कुछ कमियां ऐसी हैं कि सिर्फ आपका नाम जो भी है कि इसने करी है इसलिए ये काम गलत है, उनको ध्यान मत दो, वो देंगी ही देंगी, कमियां निकाल के देंगी ही देंगी। तो इस चीज़ को दिल पे मत लो यार, ये करो, ये तो है, रिचुअल है। नेक्स्ट दी, मेरी ये समस्या है कि मेरी जॉइंट फैमिली है और हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। ससुर जी खेती बाड़ी से परिवार चलाते थे और हम लोग समय समय से पैसे भेज दिया करते थे। अब ससुर की 1 साल पहले मृत्यु हो गई, हम लोग खेती बाड़ी के लिए पैसा भेज रहे हैं, पर घर वाले और रिश्तेदार चाह रहे हैं कि हम लोग पूरा खर्च उठाएं, जबकि मेरी भी 3 बेटियां हैं, मैं रेंट पर रहती हूँ और अपना मकान बनाना चाहती हूँ। उन लोगों के भी 3-3 बच्चे हैं और वो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। कहते हैं कि आप लोग सरकारी नौकरी कर रहे हो, प्लीज़ बताएं मैं सबका खर्चा उठाऊं या छोड़ दूं। क्या मतलब है सबका खर्चा उठाने का? अपना बर्बाद कर लोगे सब, एंड में आके मिलना कुछ है नहीं। जिसने बच्चे 3-3 पैदा किए हैं उसे पता नहीं था मेरी प्राइवेट नौकरी है, या भाई के ऊपर पैदा करें या भाभी के ऊपर पैदा करें। तो कोई ज़रूरत मेरे को तो लगती नहीं। ज़रूरत क्या, अगर अपने पास है, सीधी बात है, तो दूसरे को दान करे भी आदमी। लेकिन अगर हमारे पास है ही नहीं, अपने बच्चों का पेट काट के थोड़ा ही किसी को दान करेंगे, सीधी सी बात। अब हमारे मान लो हमारी दोनों की नौकरी है, हमने 3 बच्चे पैदा करे, हमने हिसाब लगा के करे कि भाई 3 बच्चों का क्या क्या खर्चा होगा। अगले की मान लो हमारे जो ससुर के साथ रह रहे हैं उनकी प्राइवेट नौकरी है, उन्होंने 3 बच्चे पैदा करे प्राइवेट नौकरी में, तो वो क्या सोच के करे वो तो उन्हें ही पता होगा ना। ये थोड़ी है कि सरकारी नौकरी होना फिर सजा हो गई फिर ये तो हम भी प्राइवेट ही कर लेते, हम भी 4,000 कमा के भाई को ही दे दें कि भैया तू पाल हमारे बच्चे। तो ये कोई हिसाब थोड़ी है कि तुम्हारी सरकारी नौकरी है तो तुम उठाओ। जिसने बच्चे पैदा किए हैं अपने दम पे किए हैं, वो चाहे आधी रोटी खिला के पाले चाहे 20 रोटी खिला के पाले, फिर वो उसकी हेडेक है। हम आप जैसे मदद कर रहे हो ठीक है, उतनी कर रहे हो वो भी बहुत है, करने वाले ये भी नहीं करते, वरना तो कोई मतलब है ही नहीं इस मांग का कि सारा खर्चा उठाएं, बेकार की बात है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, दादी सास और 1 ईयर की बेटी के साथ आगरा में रहती हूँ। मेरे इन लॉज सब दिल्ली में रहते हैं, हस्बैंड भी। मेरे इन लॉज मेरी बहुत बुराइयां करते हैं, काम नहीं करती, मुझे कहती हैं कि मैं केयरलेस हूँ, मेरी बॉडी शेमिंग भी करते हैं, जबकि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। बेटी को स्कूल लेके जाती हूँ, एकल विद्यालय है, बहुत जिम्मेदारी है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब पता चलता है कि मेरी बुराइयां करते हैं। बुराइयां किसकी नहीं होती बहन, लेकिन अगर हमारी बुराई हमारे पीछे हो रही है ना तो समझ लो हम बहुत सही हैं। अब अगर सामने कर रहे हैं, अगर अब आपके केस में अगर आपको कोई बता रहा है तो पहले तो करो उसे फिट कि भैया तू वहाँ से सुन के वहीं रख, मुझे मत बता। अगर कर रहे हैं आपके सामने तो 1-2 बार दो कड़क जवाब, केयरलेस हूँ, जैसी भी हूँ, अपना बच्चा अकेले पाल रही हूँ वहाँ पे और जो कर रही हूँ अपना बेस्ट दे रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। तो अगर मुझे लगेगा कि मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ फिर भी ना कर रही हूँ तो मुझे महसूस हो, आपके कहने से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। रही बात बॉडी शेमिंग की, तो ऐसा कोई नहीं है जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल परफेक्ट है, उसकी बॉडी में कुछ कमी ना हो। कोई भी उठा के देख लो, वो एक अलग चीज़ होती है। जो अच्छे दिख रहे हैं वो अपने अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, बुरी चीज़ों को कहीं ना कहीं मतलब वो कर लेते हैं कि दिखे ना वो, ठीक है ना। तो कोई बॉडी शेमिंग करता है तमीज़ में मना कर दो, नहीं करता भाई। मैंने इसमें पहले भी कहा था कि कोई कह रहा आप मोटी हो या आप काली हो, थी देखो हाँ शीशा है मेरे घर में और मैं रोज़ देखती हूँ, दिन में 3-4 बार। तो ये आप जवाब दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा कोई करे तो आप उनकी बॉडी पे कर दो कि भाई तुम कौन सा सुरखाब के पर हो लगे हुए हैं तुम्हारे अंदर, या तुम कौन से स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो, कमी तो सब में है। या फिर अगर मैं ऐसी हूँ तो मैंने खुद को खुद बनाया है क्या, इसमें मेरा कोई योगदान है क्या, या आप बहुत सुंदर लगती हो, आपने इसके लिए क्या मेहनत कर रखी है, हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसका जवाब देने के लिए, अगर आप अपने फ़र्ज़ अच्छे से निभा रहे हो, ऑलरेडी आप अपना 100% दे रहे हो, तो किसी की भी एक भी बात सुनने का कोई मतलब नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। पलट के जवाब दे ऐसा दो, बदतमीज़ी करो मत। मैं हमेशा कहती हूँ बदतमीज़ी मत करो,
वाणी पे नियंत्रण रखो, लेकिन जवाब इतना करारा होना चाहिए कि एक बार में सुन के अगले की हो जाए धुम तनन्ना, वो दोबारा बोले ना आपसे। गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है, कैसे पढ़ना होता है दीदी? इसका कोई सिर पैर नहीं है बताने का। आपको अगर आइडिया नहीं है अपनी तैयारी करने का तो बेस्ट तरीका होता है कोचिंग ज्वाइन कर लो। उन लोगों को पिछले कई साल के पेपर का आइडिया होता है, लेटेस्ट क्या आने वाला उसका पता रहता है, तो आपको सिर्फ उस चीज़ को याद करने समझने में दिमाग लगाना है। क्या याद करना है वो आपको बता देंगे। तो अगर आपका आइडिया नहीं लग पा रहा तो आप कोचिंग ज्वाइन करो, जिस भी जॉब की आपको प्रिपरेशन करनी है। मेरी सास ऐसे बिहेव करती हैं जैसे उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे से पाला है, खाना पीना न्यूट्रिशन वाइज, और मेरे को ऐसे फील कराती हैं जैसे हम मीशो से डाउनलोड किए गए हैं। ऐसी सास को कैसे जवाब दूँ? जो आप यहाँ दे रही हो यही बेस्ट जवाब है कि हाँ हाँ आपने तो बहुत अच्छे से पाला, हमें तो मीशो से ऑर्डर करके मंगाया हमारी माँ ने। यही बेस्ट जवाब है, और क्या दोगे? हाँ जी, तो ये हो गए एपिसोड 67 के 143 सवालों के जवाब। उनमें से मैंने अभी मैं गिन के बताऊँ तो शायद 4 ऐसे थे जो बेहद लंबे थे, उनको मैंने छोड़ा है। बाकी सबके या तो टेक्स्ट में जवाब दिए हैं या फिर रीड करके सुनाया है। ठीक, बाकी जिन्होंने मेरी तारीफ़ें लिखी थी, मेरे लिए बेस्ट विशेज़ लिखी हैं, उनको मैंने सबको रीड किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अब इनमें से आपको जवाब जो भी अच्छे लगे हों, आपके कोई प्रश्न हो, कमेंट करना। इसमें कमेंट छोटे यथासंभव, स्पेलिंग ठीक और बातों को पिन पॉइंटेड करके लिखने की कोशिश करना। इसमें ना सिर्फ ये होगा कि मैं आपके क्वेश्चन शॉर्ट ले लूँगी, एक और फ़ायदा होगा कि जब आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को सम अप करके कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगी ना, आप देखना मुझ तक आते आते ही आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको सॉल्व हुई भी महसूस देगी, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी सॉर्ट करके अपने मेन प्रॉब्लम पर पहुंच चुकी होंगी। ठीक, तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में आपके और सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।